आज हमारा बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के ऊपर दूसरा सेशन है। जो बिल्कुल बुनियादी बातें थी मार्केट की, इस मंडी की, वो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कवर की हैं। आज हम कुछ मजीद बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर जो भी बंदा ट्रेडर बनना चाहता है, जो भी पार्टिसिपेंट इस मार्केट में आता है और एज अ ट्रेडर अपना कैरियर को बनाना चाहता है, तो उनको वो बातें लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट मजीद वेट करेंगे। अब हमारा क्लास का डेक्योर इस तरह से हुआ करेगा कि हम सबसे पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे 40 मिनट 45 मिनट के अंदर। कोशिश किया करेंगे कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपका टॉपिक के रिलेटेड जो होगा वो करने हैं। और ड्यूरिंग क्लास आपने कोशिश करना है कि क्वेश्चन जो आपके माइंड में आए तो आप उसको लिख लें, अपने साथ एक नोट पैड रखें, और एट द एंड ऑफ सेशन आप वो क्वेश्चन करें, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन ना किया करें। बस ये है, बस आप इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि फिर टॉपिक हमारा रह जाता है, इधर उधर की बातें स्टार्ट हो जाती हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाकी जो रह गए हैं पार्टिसिपेंट वो साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस इस मार्केट के अंदर। प्रीवियस सेशन में हमने एक बुनियादी बात समझने की कोशिश की थी कि इसमें प्रॉफिट बनाने का एक ही तरीका कार है कि आप हर जनरल मार्केट की तरह इस मार्केट के अंदर भी किसी भी प्रोडक्ट को, अब क्योंकि हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो हम यूजुअली फॉरेन एक्सचेंज पेयर जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। तो जो अंडरलाइंग हमारे एसेट्स हैं या करेंसी पेयर्स हैं, उसको हमने सस्ते दामों पे या लोअर प्राइसेस पे खरीदना है, और उसको बेचना है हमने हायर प्राइसेस के ऊपर, और एट एक्सपेंसिव रेट और हायर रेट्स। विल बाय ऑन द लोअर प्राइसेस एंड देन सेल इट ऑन हायर प्राइसेस। या इसका वाइस वर्सा करना है कि हम हाई प्राइस के ऊपर बेचेंगे और लो प्राइस के ऊपर खरीदेंगे। तो ये काम करने के लिए हमें समझना है कि मार्केट किस वक्त, किस जगह से किस डायरेक्शन में जाएगी। अब हमें उस बात का अंदाजा जब तक नहीं होगा कि प्राइस कब, किस जगह से और किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तब तक हम कैसे पता चलाएंगे कि बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। तो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए या इस बात को प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो, तो हम मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं जो हमें बताती हैं कि अब मार्केट यहाँ से इस वक्त ऊपर जाने वाली है, इतना ऊपर जाने वाली है, या यहाँ से इस टाइम में नीचे जाने वाली है, कहाँ तक नीचे जाने वाली है। तो उस टेक्निक्स को या उस तज्जिए को जो हम करते हैं, एनालिसिस कहा जाता है। तो एक ट्रेडर को एक एनालिस्ट होना जरूरी है। सिर्फ आप खरीदना या बेचना नहीं करना, हमें पता होना चाहिए मार्केट का कि मार्केट कब, किस वक्त, किस जगह से किस डायरेक्शन में जाएगी। तो उस बात को जानने के लिए हम करते हैं एनालिसिस। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 तरह के एनालिसिस की इकसाम है, यानी जो आपने तज्जिया करना है मार्केट का कि क्या ये ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, उसकी 3 इकसाम है। सबसे बुनियादी इकसाम जो हम इस कोर्स के अंदर तफसील से सीखेंगे वो होती है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी किस्म का जो तज्जिया या एनालिसिस होता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम इस कोर्स के लास्ट पे सीखेंगे। और तीसरी तरह का तज्जिया होता है सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये 3 तरह के फॉरेक्स मार्केट के अंदर तज्जिया या एनालिसिस की इकसाम होती हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आया कि मार्केट बुलिश जाने वाली है या ये बेरिश जाने वाली है। तो हम इन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं।
कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम टाइम फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम होता है, किस टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, कौन सा बेटर टाइम फ्रेम होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरे कोर्स के दौरान हम बात करते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये ट्रेडिंग के अंदर सबसे अहम चीज अगर आप पूछें तो तज्जिया करने के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट आपकी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन एनालिसिस, आप ऐसा समझ लें कि आपका 40% जो हिस्सा है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का है। बाकी 60% जो ट्रेडिंग में अगर आपने सक्सेस है, या 60 से भी आप बेशक 70% कर लें, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी इन दो चीजों से मिलकर बनता है। तो ये निहायत ही अहम चीजें हैं, और इन चीजों के बारे में हम साथ साथ इस पूरे कोर्स के अंदर बातें करते रहेंगे क्या होता है। लेकिन आज हम कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में सीखेंगे जो कि लाजमी, हर इंसान के लिए, हर एक ट्रेडर के लिए लाजमी है। उसके बाद हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ बुनियादी बातें करेंगे आज के सेशन में कि मार्केट ट्रेंड क्या होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कि ट्रेंड मार्केट चल रहा है, या ये अप ट्रेंड है, या इसका ट्रेंड डाउन का है, या अब ट्रेंड अब इसका रुक गया है, या ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो ये ट्रेंड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस की तरफ। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि एनालिसिस क्यों जरूरी है। एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लूं, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होती है, जिससे हमने प्रॉफिट बनाना है, उस फ्लक्चुएशन के बारे में अंदाजा लगाना, डिसाइड करना, प्रिडिक्ट करना कि ये फ्लक्चुएशन क्या, जो मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो क्या ये अब डाउन जाने वाली है या अप साइड पे जाने वाली है। इस बात को डिसाइड करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, इस बात का तयन करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस यूज करते हैं बेसिकली। सो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस, second one is fundamental analysis, and third one is sentiment analysis। और जो लोग क्रिप्टो पे काम करते हैं उनके लिए जो एक और तरह का एनालिसिस होता है, दैट्स कॉल्ड ऑन चेन एनालिसिस। क्योंकि हमारा एक कोर्स फॉरेक्स के मुतालिक है, तो हम इस एनालिसिस को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर दीज आर द थ्री टाइप ऑफ एनालिसिस जो हमारी हेल्प करते हैं टू प्रिडिक्ट वेयर द प्राइस इज मोर लाइकली टू गो। तो अब बारी बारी इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, या तकनीकी जायजा उर्दू में से कहेंगे, इंग्लिश में इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम जो प्राइस का चार्ट नजर आ रहा है, जो कैंडलस्टिक हमें नजर आ रही होती है, प्राइस की कैंडलस्टिक मूव कर रही है, कैंडलस्टिक ऊपर अप साइड पे जा रही है, कैंडलस्टिक डाउन साइड पे जा रही है, तो ये जो कैंडलस्टिक की मूवमेंट है, जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, जिसको हम बजरिया कैंडलस्टिक देख रहे होते हैं, हमने टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हिस्ट्री के अंदर एक खास तरह का मार्केट ने पैटर्न बनाया है, या एक खास तरह की एक मूव दी है, तो हम उसको जेन में रखकर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर पास्ट के अंदर मार्केट ने एक पैटर्न बनाने के बाद एक साइड को मूव किया है, तो फ्यूचर में भी चांसेस ये हैं कि मार्केट दोबारा वही काम करेगी। यानी मिसाल के तौर पे, बिल्कुल बुनियादी से बात है कि एक सपोर्ट का एरिया है, हमने पास्ट के डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को उठा के देखा, पिछले 30 साल के, 50 साल का डेटा को उठाया, और हमने देखा
कि जब जब मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर आती है वहां से बाउंस करती है, अप साइड की तरफ अप बाउंस कर रही होती है इस सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब हमने इस डेटा को बार बार टेस्ट किया, बार बार रीचेक किया, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे, मुख्तलिफ चार्ट पे, मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जाके हमने इसकी बैक टेस्टिंग की। जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये पैटर्न तो मार्केट में बार बार रिपीट हो रहा है, कि जब मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करती है वहां से ये बाउंस होती है, एक सपोर्ट क्रिएट करती है वहां से ये प्राइस मूवमेंट करती है अपसाइड की तरफ। कैंडलस्टिक का ये एक मखसूस पैटर्न बना दिया है, सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। और स्टेटिस्टिकली हमने देखा कि 10 में से 6 से 7 मरतबा, कह लो 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती थी, इस सपोर्ट से बाउंस करती थी। तो हमने इस पास्ट के डेटा को, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को या हिस्टोरिकल एनालिसिस को, जो कि चार्ट के पैटर्न्स के ऊपर हमने किया है, हमने देखा, बैक टेस्ट किया, पिछले 20-30 साल का डेटा चेक किया, और हमने देखा कि हर दफा ऐसे ही होता है, मोस्टली 10 में से 7 मरतबा यही मार्केट कर रही है। तो फिर हमने एक थीसिस क्रिएट कर लिया, एक हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं क्रिएट कर लिया, एक प्रिडिक्शन बनाना शुरू कर दी कि मार्केट में अगर ये पैटर्न पिछले 50 साल से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी 70% चांसेस हैं कि ये जब जब सपोर्ट क्रिएट होगी तो मार्केट दोबारा से बाउंस करेगी। तो इन द फ्यूचर भी जब एक सपोर्ट क्रिएट होगी तो हम इस प्रीवियस पास्ट के हिस्टोरिकल एनालिसिस की बेस के ऊपर एक प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट ने अगर सपोर्ट क्रिएट किया तो अब यहां से भी बाउंस होगी। तो फ्यूचर में भी मार्केट वही पैटर्न्स अपने दोबारा से रिपीट कर रही होती है। तो अगेन इन द फ्यूचर हम अपना हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हुए इन पैटर्न्स की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल दूं कि मिसाल के तौर पर हमने हिस्टोरिकल डेटा में देखा कि जब जब मार्केट एक रेंज को ब्रेकआउट करती है, मार्केट एक साइड पे, मार्केट इस तरह एक बॉक्स के अंदर मूव कर रही थी, रेंज कर रही थी, जिस साइड को इसने रेंज ब्रेक की उसके बाद ये उसी साइड को मूव किया। हमने एक दफा इस पैटर्न को देखा, फिर हमने इसी सेम पैटर्न को बार बार मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे पिछले 50 साल का डेटा पे जाकर चेक किया, तो हमें समझ आई कि ये तो पिछले 50 सालों से, या जब से मार्केट्स, ये फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, तब से मार्केट यही पैटर्न रिपीट करती आ रही है। तो हमने हिस्टोरिकली पास्ट डेटा को देखा, स्टेटिस्टिक्स चेक किए कि 10 में से कितनी मरतबा सेम पैटर्न आया है। हमने देखा कि 10 में से 8 मरतबा सेम मार्केट ने बिहेवियर किया है, एक मखसूस पैटर्न बनाया, उसके बाद एक खास तरह की मूव की है, और वो मूव हमें बार बार चार्ट पे नजर आई। तो ये हमने पास्ट का डेटा चेक किया, बैक टेस्टिंग की, और उनके स्टेटिस्टिक चेक किए, और इसकी बना के ऊपर अब हमने एक बेसिकली एक चीज लर्न की मार्केट से, एक प्रिडिक्शन बनाई कि जब मार्केट इन द फ्यूचर एक रेंज करेगी तो देर आर 70 to 80% चांसेस कि जिस साइड पे ब्रेकआउट करेगी ये पे उस साइड को मूव करेगी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, based on previous price movement, based on previous patterns, right? तो इस तरह के हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हुए मार्केट में हमने जितने भी मेथडोलॉजीज हम सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं पास्ट के डेटा के ऊपर, कि प्रीवियस मार्केट में एक मखसूस तरह के पैटर्न्स हैं, और जब जब मार्केट ने वो पैटर्न बनाए हैं तो एक खास तरह की मूव दी है। वो मूव अप साइड के ऊपर भी हो सकती है, वो मूव डाउन साइड की तरफ भी हो सकती है। लेकिन हमने ये चीज जब नोट की कि देर आर सम पैटर्न्स दैट आर रिपीटिंग देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, एंड स्टेटिस्टिकली देयर आर मोर देन 70% चांसेस कि जब भी वो पैटर्न बनते हैं तो मार्केट एक मखसूस तरह की मूव देती है। तो उन पैटर्न्स की बना के ऊपर हमने एक एनालिसिस की, एक पूरी साइंस बना ली। इस पूरी साइंस का नाम टेक्निकल एनालिसिस है। तो मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह के हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर को हम तफसील से सीखेंगे। अब वो भी क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। उनका हमने स्टेटिस्टिक चेक किए हैं, चार्ट्स के ऊपर जाके बैक टेस्टिंग की है, और देखा है कि अच्छा ये एक मखसूस अंदाज है मार्केट के मूव करने का। तो उसकी बेस के ऊपर फिर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो यही हमारे पास
जो हमारे जेन के अंदर एक फंडामेंटल चीज जेन में बैठनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं दैट आर रिपीटिंग देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, और बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल विन रेट हम फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। अब ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आ सकता है, आपके जितने भी पैटर्न्स होते हैं, आपके ट्रेंड हो गए, रिवर्सल के पॉइंट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारा कुछ आ गया। इनको फिर हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी बना के ऊपर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी एक मखसूस जगह से या नीचे जाएगी। तो ये जो सारा एनालिसिस है, ये सारा का सारा कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो हाँ, अब ये कौन से पैटर्न्स हैं, कब कौन सा पैटर्न आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कैसे हमें समझ आएगा, वो सब कुछ हम बड़े तफसील के साथ इस कोर्स में सीखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी साइंस हम देखेंगे क्या है। तो अभी हमने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन, एक बुनियादी तारीफ पढ़ी कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। पहले तो हो गया एनालिसिस क्या होता है, कि अब हमें हमारा बेसिकली मकसद क्या है, फाइंड आउट कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो पहली टेक्निक है, जो कि मोस्ट फेमस टेक्निक है, वो है टेक्निकल एनालिसिस की। और वो होती क्या है, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा को हमने देख के कुछ मखसूस पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं, और उन पैटर्न्स को हमने देखा है कि जब ये पैटर्न हिस्ट्री में दोबारा, फ्यूचर में दोबारा आएंगे तो उसी तरह की मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रीवियस काफी एक लंबे अरसे से मार्केट सेम पैटर्न्स के ऊपर मूव करती हुई आ रही है। और उस पैटर्न्स, उन बेसिकली पॉइंट्स की बना के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू टेक अ बाय ट्रेड और अ सेल ट्रेड। सो दिस इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। अब आगे चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस में आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, अब अगेन इसका काम भी क्या है, इसने भी प्रिडिक्शन करनी है, लेकिन इसका प्रिडिक्शन करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। अब ये एक डिफरेंट साइंस है फंडामेंटल एनालिसिस की। अब इसमें हम क्या देखते हैं, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक मोबाइल की ही एग्जांपल लेते हैं, यूजुअली मोबाइल्स आर कॉमन, सो एक मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं कि एक मोबाइल है कोई, उसकी लेट्स से कंपनी ने एक प्राइस बनाई है $1,000 की उसकी प्राइस है। अब ये प्राइस $1,000 क्यों आई है, क्योंकि कंपनी ने देखा कि इसके अंदर जो हमने जो कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज की है, डिफरेंट पार्ट्स यूज किए हैं इस मोबाइल के अंदर, उनकी कॉस्ट क्या है, उन्होंने वो डाली। सबसे पहले जो उसके मोबाइल फोन के अंदर पार्ट्स ऐड किए गए हैं, उसकी स्क्रीन है, कैमरास हैं, सेंसर्स, जो कुछ भी होता है मोबाइल के अंदर, वो सारे कुछ उनकी एक खास मखसूस वैल्यू है। उसके बाद जिन कंपनीज के अंदर वो बनवाए गए हैं, उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है। फिर जो लेबर फोर्स है सारा का सारा, फिर लॉजिस्टिक्स सारे के सारे, एक जगह से दूसरी जगह लेके आने में क्या खर्चा होगा, हर चीज को उन्होंने ऐड करके जो उसकी एक फेयर वैल्यू बनती थी, प्राइस बनती थी, $1,000 उन्होंने फिक्स कर दिया। अब ये जो $1,000 है ना, बेसिकली ये प्राइस डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, जो कि एक्चुअल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हमेशा किसी भी चीज की प्राइस ड्राइव होती है बाय द वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। अगर मैं आपको यही कह दूं कि ये मोबाइल सेम प्राइस $10,000 का है, चीजें वही सेम लगी है, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल है, आप नहीं खरीदेंगे ना, आप कहेंगे कि इसकी फेयर प्राइस, क्योंकि जो जो चीजें इसमें यूज हुई हैं वो चीजों की मालियत ही इतनी है, इसकी वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है ये हमें, वो $1,000 की वैल्यू है, तो हम 10,000 तो कभी भी नहीं पे करेंगे, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि किसी, अब मोबाइल के साथ आप किसी और चीज को, प्रॉपर्टी की एग्जांपल देख लें। एक प्रॉपर्टी की प्राइस ड्राइव क्या चीजें कर रही होती है, एक तो प्रॉपर्टी इटसेल्फ के वो कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, सेकंड के उस प्रॉपर्टी में जब आप अपनी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, या आप घर बनाएंगे, या कोई आप शॉप ओपन करेंगे, कुछ भी ओपन करेंगे,
तो उसके इर्द गिर्द कौन सी फैसिलिटीज हैं अवेलेबल? क्या वहां पे आपके पास इंटरनेट की बेस्ट? अच्छा, आपको आवाज अभी आ रही है? ठीक है वॉइस? ओके, ऑलराइट। ठीक है, अच्छा। सो हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी भी चीज की हम बात करते हैं, उसकी प्राइस की, तो बेसिकली वो प्राइस डिसाइड एक्चुअली हो रही होती है बाय द वैल्यू वी आर गेटिंग। सो किसी प्रॉपर्टी की प्राइस क्या डिसाइड करेगी? कौन सी चीजें होंगी उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स कैसी हैं, वो किस इलाके में मौजूद है, वहां पे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सारी चीजें मिलकर वैल्यू ऐड कर रही हैं। ठीक है, क्या उसके करीब कोई मेन रोड मिल रही है जहां से पैसेंजर्स या लोग आने जाना और डायरेक्ट नजर पड़ेगी, या इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट जनरल एग्जांपल दे, तो सारी चीजें मिल मिला के वैल्यू ऐड कर रही हैं। और वो जो वैल्यू वी आर गेटिंग बाय ऑल दीज थिंग्स, उस वजह से इस प्रॉपर्टी की एक मखसूस प्राइस है। तो ये जो चीजें हैं, जो वैल्यू ऐड हो रही है, ये जो एक्चुअल में इनसाइड जो चीजें हैं, या मोबाइल के अंदर जो चीजें हैं, ये किसी भी चीज की आप बात करें, तो उसकी जो भी प्राइस होती है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है? कि उसके इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। इसी तरह से जो करेंसी पेयर्स होते हैं, अब ये बात आपने समझनी है कि जो करेंसी है, अब जैसे हम मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी की बात करते हैं, या जीबीपी यूएसडी की बात कर लें, या जिस भी एग्जांपल आप कोई भी पेयर उठा के देख लें, तो उसकी जो एक मखसूस प्राइस है, मिसाल के तौर पर 1.200, ये एक खास प्राइस है यूरो यूएसडी की, कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $1.2 देने पड़ेंगे। अब ये जो प्राइस है ना, ये एक्चुअल में डिटरमिन हो रही है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं वो फैक्टर्स? वो इन दो कंट्रीज की इकोनॉमीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? उसके अंदर हमारे पास आ जाती है कि जीडीपी क्या चल रही है यूरोप की, क्या जीडीपी चल रही है जी डॉलर यूएसए की, इन्फ्लेशन रेट्स क्या चल रहे हैं, यानी महंगाई कितनी है यूरोप के अंदर, या यूएसए के। अगेन डिस्कनेक्ट हो गई थी वॉइस मेरे ख्याल से। पता नहीं आज वॉइस का क्या मसला चल रहा है। खैर, अभी क्लियर है ना वॉइस? हम्म। अच्छा, चलें देखते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ आज क्या मसला है। वेल, जो हम बात बेसिकली कर रहे थे कि किसी भी करेंसी पेयर की जो प्राइस होती है ना, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं। यूरो यूएसडी की जो प्राइस हमें चार्ट पे नजर आ रही है ना, वो बस ऐसे ही नहीं नजर आ रही। जी जी, अब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। अच्छा, तो अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि यूरोप के हैं और डॉलर के हैं, यूएसए के हैं। इनके ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे इन्फ्लेशन रेट्स आ जाते हैं, शरह सूद या इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं वो आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या ओवरऑल इनकी इकोनॉमी के साइकिल चल रहे हैं, इनके जो सेंट्रल बैंक है उनके क्या डिसीजंस हैं, वो क्या डिसीजंस ले रहा है, इनके जो मुल्क के अंदरूनी हालात, पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे हैं, क्या पॉलिटिकली स्टेबल है कि या अवाम परेशान है, यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, कंट्री स्टेबल है या नहीं है, इस कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, इनका ट्रेड बैलेंस क्या चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्या चल रहा है, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे हैं। ये सारा कुछ मिल मिला के जो सारे फैक्टर्स है ना, ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि यूरो यूएसडी की प्राइस क्या है। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से प्राइस शूट कर सकती है अपसाइड के ऊपर भी और डाउन साइड के ऊपर भी। जैसे अगर अचानक से यूएसए आके कहता है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट को वो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो यूएसडी स्ट्रोंग हो जाएगा, तो यूरो यूएसडी पेयर क्या होगा, वो गिर जाएगा।
तो ये जो सारे फैक्टर्स की जो अभी मैंने बात की, इंट्रिंसिक वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं, यानी उस कंट्रीज के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, हम उन सारी चीजों को एनालाइज करके बड़ी आसानी के साथ पता चला सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में यूरो यूएसडी की प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है। तो जब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को, और उसकी बना के ऊपर एक एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, उस टाइप के एनालिसिस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारी क्लास होगी तफसीलन क्लास। जो जो चीज़ें अहम होंगी इसकी, वो सारी आपको सिखा दी जाएंगी कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके डायरेक्शन बता सकते हैं। अब जो न्यूज़ आ रही होती हैं डेली, कल अभी एक न्यूज़ आनी है, ठीक है, आज पाउंड की न्यूज़ आई है, और न्यूज़ आती जाती रहती है, वो न्यूज़ इफेक्ट करती है ना मार्केट को, कि डेटा पॉजिटिव आया है या डेटा नेगेटिव आया न्यूज का, ये सारी चीजें मिलके बड़ा असर कर रही होती हैं मार्केट पे। तो इन सारी न्यूज़ेस को पढ़ना, इन डेटास को पढ़ना, इनके इंटरनल चीजों को देखना। अब किसी मुल्क में अगर सैलाब आ जाए तो वहां की तो सारी की सारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी ना। तो अब उससे उस मुल्क की करेंसी पे भी फर्क पड़ेगा। अब यो अगर फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर हमें पता चलता है आज रात बहुत ज्यादा किसी भी वजह से कोई, आप कह लो कि कोई वार वाली सिचुएशन बन जाती है या इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, कोई सैलाब आ जाते हैं, कोई आंधी तूफान, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो ये उसकी इकोनॉमी को बड़ा असरअंदाज करेंगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि इस तरह की चीजों को देखना, इंट्रिंसिक वैल्यूज को देखना, और उसकी बना के ऊपर डिसाइड करना कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिल के क्या बता रहे हैं, क्या इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब आ जाते हैं तीसरी तरह के एनालिसिस पे, जिसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये टाइप ऑफ एनालिसिस या जो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है। अब इसको सेंटिमेंटल एनालिसिस बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, अब मार्केट पार्टिसिपेंट में कौन कौन आ जाता है, दो तरह के हैं, एक है स्मार्ट मनी और एक है डम मनी। जो स्मार्ट मनी है उसके अंदर हमारे सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, हमारे हेज फंड्स आ जाते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और डम मनी के अंदर वो सारे लोग जिनको कुछ नहीं पता मार्केट का, ठीक है, जो बगैर सोचे समझे, चाहे वो कोई बैंक ही है और बगैर सोचे समझे ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो डम मनी है। बहुत सारी एक्सचेंजेस होती हैं, बहुत सारे हेज फंड होते हैं कि बाज़ औक़ात वो इतना इतना लॉस कर देते हैं। क्या मुझे याद है अभी सी 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी हेज फंड थी, उसने कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 70-80 बिलियन डॉलर का लॉस कर लिया हेज फंड ने। क्योंकि उसके उनके हेज फंड के अंदर जो ट्रेडर बैठे हुए थे, उनको जो स्ट्रेटजीज वो यूज कर रहे थे वो एप्लीकेबल ही नहीं थी। खैर वो अलग स्टोरी है, मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि वो क्या था, कौन सी हेज फंड थी और क्या तरीकाकार, क्या ट्रेडर उनके कर रहे थे। तो खैर बहुत सारी बाजुकात डम मनी के अंदर हेज फंड्स भी आ जाती हैं, बाजुकात बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, इतने इतने लॉस कर जाते हैं वो बैंक भी। तो ये मार्केट की नेचर ही ऐसी है। तो अब दो तरह के आपको पता है पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट में, एक है स्मार्ट मनी और एक है डम मनी। अब स्मार्ट मनी क्या कर रही है, जिस डायरेक्शन में ये मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं मार्केट उधर को ही जाएगी। तो स्मार्ट मनी का सेंटिमेंट क्या है, यानी इनके पर्सनल थॉट्स क्या हैं, इनके जज्बात क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है, ये क्या समझ रहे हैं कि मार्केट को किधर जाना चाहिए। और एक है डम मनी, रिटेलर्स समझ लें आप, यूजुअली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो उनके जज्बात क्या हैं, क्या वो बेच रहे हैं, क्या वो खरीद रहे हैं। तो इनके सेंटिमेंट्स, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस सारे के सारे वो मिलके हमें इनके सेंटिमेंट्स बता रहे होते हैं। अब एक मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि इस मार्केट के अंदर 95% लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसे क्या करते हैं, बताएं जरा चैट में बता दें, क्या वो पैसे बनाते हैं या लॉस करते हैं। 95%, या 95 के बजाय आप 80 कह लो, मेजोरिटी समझ लें, 80, 90, 95, ये एक फैक्ट है।
जो कि ब्रोकर्स हर साल अपना डेटा बताते हैं। यानी मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, जो आम जिनको सोचे समझे बगैर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो पैसा लॉस करते हैं। यानी वो जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस बात को आपने गौर से समझना है। अगर आपको पता लग जाए किसी तरीके से कि कोई एक पेयर है यूरो यूएसडी, ये यूरो यूएसडी का एक पेयर है, उसके अंदर 90% जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, जो कि डम मनी जिसे हम कहते हैं, रिटेल ट्रेडर जो लूजर्स हैं, वो बाय कर रहे हैं। और आपको पता है कि 90% हमेशा जो है ना, ज्यादातर लोग 90 से भी ज्यादा वो लॉस ही करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डेटा मिल जाए जो आपको बता दे कि 90% लोग बाय कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? सीधी सी बात है, आप सेल करेंगे। ये बात समझनी है आपने, इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर आपको रिटेल ट्रेडर्स के पता लग जाए कि इनके क्या जज्बात हैं, ये बाइंग कर रहे हैं, इनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो आप उस सेंटिमेंट को यूज करके उनके अगेंस्ट में एक अपना जेन में एक खाका तैयार कर सकते हो कि ओके, 90% लोग अगर बाय कर रहे हैं, और ये भी मुझे पता है कि 90% लोग लॉस करते हैं इस मार्केट में, तो इसका मतलब है कि अब ये अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट सेल होगी। तो इस डेटा को यूज करना, इस चीज को यूज करना बेसिकली कहलाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। कि आप ये डेटा आप चेक करो कि 90% लोग या 80% लोग या 85% लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और आप उसके हिसाब से फिर उसके अगेंस्ट ट्रेड ढूंढो। तो इस तरह के एनालिसिस को, ये भी एक एनालिसिस की किस्म है ना, टाइप है, इसको आप कहते हो सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है। आई एम नॉट रियली श्योर आपने कितनों ने इसके बारे में पहले से सुना हुआ है, सीखा हुआ है। हाँ जी, मैं अभी बताता हूँ ना, मोहिउद्दीन, ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ, डेटा भी चलते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ एनालिसिस होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी, ये डेटा आता किधर से है, देखना कैसे है और यूज कैसे करना है। तो मुझे 1 मिनट दें, मैं ये ओपन कर लूँ। चलिए इधर आ जाएं। ये आपको शेयर हो गया। ओके, ये एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब ये वेबसाइट को कैसे यूज करना है इसको समझते हैं। अब आप देखें, एक सेकंड में ना पूरा वो शेयर करता हूँ ताकि आपको ये भी नजर आए। ओके। अच्छा, अब जरा मैं किसी एक पेयर पे जाता हूँ। अ, जैसे मिसाल के तौर पर चले टॉप पे चलते हैं। ये देखें जरा, मैं, आपने मुझे बताना है कि क्या पॉइंटर नजर आता है मेरा या नहीं। एक सेकंड, क्या आपको ये एरो नजर आ रही है लगी? चैट में जरा बताएं। ओके, ठीक है, यानी नजर आती है, ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखें जी, मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे गया हूँ। ये मुख्तलिफ पेयर आए पड़े हैं मेरे पास। मैंने एक पेयर के ऊपर होवर किया है, अपना माउस लेके गया हूँ, और ये एक विंडो ओपन हो गई है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, विंडो में क्या लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं, ये विंडो में ये बता रही है दो, एक तो ये पहला खाना में बता रहा है कि सिंबल कौन सा है, यानी पेयर कौन सा है, जीबीपी जेपीवाई है। दूसरी चीज ये बता रही है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो आम जिनको हम लूजर्स कहते हैं, डम मनी जिसे कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। कितने परसेंट लोग हैं? 82% लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। और जो लॉन्ग यानी बाइंग कर रहे हैं, वो कितने परसेंट लोग हैं, 18%। यानी 82% लोग जो हैं वो कर रहे हैं सेल, और 18%
सिर्फ वो कर रहे हैं बाय। तो अब ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? सेल। तो अगर ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट को क्या जाना चाहिए? बताएं। 82% अगर सेल कर रहे हैं तो मार्केट को किधर जाना चाहिए? बाकी भी बताएं ना, बाकी किधर गए हैं? सारे इन्वॉल्व हुआ करें। गुड। कि अगर तो सिंपल सी बात है जी। ज्यादा लोग 82%। ये ऑथेंटिक ही होता है मोयुद्दीन, ये ऑथेंटिक डेटा होता है। ज्यादातर लोग सेलिंग कर रहे हैं तो हमें पता है ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। तो सिंपल। अब हमें चार्ट नहीं मैंने ओपन किया अभी तक। कोई चार्ट नहीं ओपन किया। अब आई एम डैम श्योर कि हम अगर जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन करेंगे तो ये ऊपर ही जा रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सेल करे जा रहे हैं, सेलिंग करे जा रहे हैं। चलिए अब ओपन करके देखते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन करते हैं इधर जाकर। अच्छा जी। इसको मैं करता हूँ बंद। जीबीपी जेपीवाई। ये चेक करें। देखें किधर को जा रहा है ये। ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? यानी हमने सिर्फ वो डेटा को यूज करते हुए आंखें बंद करके बता दिया कि ज्यादातर लोग सेल करके बैठे हैं, इसका मतलब है ये सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग अगर लूजर्स हैं इस मार्केट में उन्होंने लॉस ही करना है। तो आपको पता चल गया, वो डेटा बता रहा है कि ज्यादा 82% सेल कर रहे हैं तो इसने ऊपर ही जाना है मार्केट ने। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अब आप सिंपल बाय की तैयारी करें, बाय ढूंढे कहीं से। बात समझ लगी आपको कैसे यूज करना है इस डेटा को? ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। जी जी, लाइव होता है, लाइव होता है। कुछ मिनट्स बाद रिफ्रेश हो जाता है ये। अच्छा। अब कोई और ढूंढते हैं जी, चलें। मुझे आने दें, लेकिन ये हो कि 80% हो। 80% एक साइड पे, अब जैसे ये है। अब जरा देखें। अब मैंने बस ये ओपन करना है। बताना है, आपने मुझे बताना है कि इसको ऊपर जाना चाहिए या नीचे। 18% लोग सेल कर रहे हैं और 82% लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। यूरो जीबीपी को यूरो जीबीपी को 82% बाय करके बैठे हैं, बाय 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 कर रहे हैं। और सिर्फ 18% सेल कर रहे हैं। यानी 80 से ज्यादा परसेंट लोग एक साइड पे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बाय। अब ये किधर जा रहा होगा आप बताएं। बताएं। सारे बताएं ना। गुड। सेल जा रहा होगा। अब हमने चार्ट नहीं ओपन किया अभी हमने। ऐसे ही आप जाके चेक करते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। यूरो जीबीपी। ये लें जी, चार्ट आ गया। इसको ओपन करें। किधर जा रहा है? देख। ये समझ आ रही है आपको? क्लियर है? आपने बस देखना है सेंटिमेंट एनालिसिस में। जब 80 से ज्यादा परसेंट लोग एक साइड पे हो जाएं जिस पेयर में, समझ लो कि मार्केट ने उसके अगेंस्ट चलना है। क्लियर है जी? ओके है। चलें आगे। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, वेबसाइट का, आप जो भी पेयर जाके चेक करें, देखें। और इससे ना, अब बात सुने। हाँ जी जी, गोल्ड भी है जी, सारे हैं। गोल्ड का देखते हैं क्या कर रहा है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं गोल्ड में, जाके चेक करते हैं।
वेयर इज XAU USD, ये चेक करें। अब ये मिक्स है, यहाँ पे 80% है ही नहीं है, तो इसको आप इस सूरत में नहीं यूज कर सकते। हाँ, इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट 75% बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा सिल्वर, यानी 75 80 इस तरह, इससे ऊपर के ज्यादा मतलब बराबर बराबर जिसमें होना है उसमें नहीं ये यूज होगा सेंटीमेंट। तो XAG ये सिल्वर है, तो ये देख लेते हैं XAG को जाके। XAG USD, तो ये डाउन आ रहा है, देखें क्यों? क्योंकि 75% लोग इधर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो इसने नीचे आना है। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस को ये जो हम करते हैं, सेंटिमेंट्स देखने, लोगों के जज्बात देखने, लोगों के थॉट्स पढ़ना, कि मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये लास्ट पे करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है ना, यार अभी बाय सेल की बात की है किसी ने, देखे? मैंने अभी आपको कहा बाय करो या सेल करो इधर से। अभी ये पूरा कोर्स है, कोर्स के एंड के ऊपर जाके आपको सारा क्लियर होगा ना, बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है। ये तो आज तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बुनियादी बातें हैं। अभी तो ये समझ ले ABC भी नहीं हम पढ़ रहे। जो चीजें हम पढ़ने गए आगे इस कोर्स में, ये उसकी आप समझ लो जस्ट बुनियादें हैं। ये वो चीजें हैं जो कि यूजुअली हम एक्सपेक्ट, पहले पहले जब हम कोर्स करवाते थे तब हम ये चीजें नहीं बताते थे, हम एक्सपेक्ट करते थे ये तो पता ही होंगी हर एक को, यानी ये बुनियादी बातें हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि कई बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनको ये भी क्लियर करना जरूरी होता है, तो इसलिए ये बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर ये होता है जी सेंटिमेंट एनालिसिस। अब क्वेश्चन मैं इसके ना आपके बाद में लास्ट पे लेता हूँ, टॉपिक पहले पूरा कर लें। अच्छा, बैक टू द स्लाइड्स। सेंटिमेंट एनालिसिस ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं जी कैंडलस्टिक्स के बारे में, कि कैंडलस्टिक क्या होती है। ये जो चार्ट के ऊपर हम कैंडल्स देख रहे होते हैं, ठीक है, जो हमें कैंडलस्टिक्स नजर आ रही है, मैं आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, ए, जैसे ये एक कैंडल है, ऐसे इस तरह की एक कैंडलस्टिक हमें नजर आ रही है। अब इस कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब कैंडलस्टिक बेसिकली उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हम देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे है, समझते हैं। कि देखें, कैंडलस्टिक बेसिकली ये जापानीज जो ट्रेडर्स है ना, काफी मतलब 18 सेंचुरी की ही बात है, कि जो जापानीज ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने जो उनकी लोकल मार्केट्स होती थी, जिसके अंदर आप समझ लें ये यूजुअल जो मार्केट्स होती हैं हमारी, कपड़े की मार्केट्स होगी, शुगर मार्केट और इस तरह की मार्केट है, वेट मार्केट या इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं, उस मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं चीज़ों की, उतार उतार चढ़ाव को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये तरीकाकार जो है ना इख्तियार किया था, इसलिए इनको जापानीज कैंडलस्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये जापान के लोगों ने किया था। अब ये कैंडलस्टिक कहती क्या है? कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस किस तरफ को गई है, मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर प्राइस ने क्या किया है, कि जब दिन का आगाज था तो प्राइस मिसाल के तौर पर गोल्ड की थी, लेट्स से $1000 गोल्ड की प्राइस थी। अब जब दिन का आगाज हुआ तो प्राइस क्या हुआ है, कि 1000 से जाना शुरू होगी डाउन साइड के ऊपर, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, सेल होना शुरू होगी, डाउन होना शुरू होगी, और ये आ गई 900 तक, 900 तक। उसके बाद मार्केट में थोड़ी तेजी आना स्टार्ट हुई, मार्केट बाइंग करना स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ, फिर प्राइस अप साइड पे जाना शुरू हो गई, और जब मिड ऑफ द डे आए तो प्राइसेस वो ऊपर जा चुकी थी 1200 तक, गोल्ड की मिसाल के ऊपर। और उसके बाद जब डे एंड होने वाला था तो मार्केट फिर थोड़ी सी ड्रॉप होके आ गई हमारे पास, लेट से 1200 से 1150 तक। और जब 24 घंटे टोटल कंप्लीट हो गए तो ये प्राइस मूवमेंट थी, यानी जब स्टार्ट हुई प्राइस तो 1000 से स्टार्ट हुई, पहले डाउन साइड पे गई है, लो मार्केट ने जो बनाया 900,
तक प्राइसेस गई, उसके बाद बायर्स आ गए, उन्होंने प्राइसेस को खींचा, बाय खरीदारी करके प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो प्राइस हाई गई 1200 तक, और उसके बाद फिर प्राइस थोड़ी सी डाउन आई है, और जब 24 घंटे कंप्लीट होने थे उस वक्त प्राइस थी 1150 के ऊपर। तो अब आपके पास चार इंपॉर्टेंट डेटाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक बात तो आपको क्लियर है कि ये जो ओपनिंग थी और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 1150 है, तो प्राइस का मतलब है कि बाय द एंड ऑफ द डे एंड स्टार्ट ऑफ द डे प्राइस बढ़ी है। जब जब हमेशा प्राइस बढ़ती है, ऊपर को जाती है, इसको हम कहते हैं बुलिश होना। बुलिश क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने बुल देखा होगा, बुल के वो जो वो हॉर्न्स होते हैं, सिंग जिसको हम कहते हैं। तो बुल का बेसिकली क्या होता है कि वो अपने सिंगों के साथ या अपने हॉर्न्स के साथ चीजों को ऊपर की, उसकी आदत है कि चीजों को उछालता है अपसाइड की तरफ। तो उस वजह से हमने जो है ना, बेसिकली जापानीज लोगों ने उस बुल की एग्जांपल को देखते हुए इसका नाम बुलिश रख दिया। ठीक है। तो बेस्ड ऑन वो सिंपल बुल की आप समझ लें कि यूज करते हुए, बुलिश का मीनिंग क्लियर होगा। बुलिश का मतलब है, ये देखें मैंने बात की, बुल बेसिकली, आपको बुल का तो पता है ना, वो जो एनिमल होता है बुल, उसका पता है बुल बेसिकली क्या होता है कि उसके सींग होते हैं, वो सींग के साथ चीजों को बेसिकली, उसकी एक आदत है, एक समझ लो कि वो चीजों को ऊपर की साइड पे उछालता है। तो जस्ट उन्होंने उसकी उसी बात को लेके उन्होंने कहा, जो जापानीज लोग थे जब वो नेमिंग रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्राइस ऊपर को गई है, यानी जब स्टार्ट हो रहा था दिन, मिसाल के तौर पर तब प्राइस थी 1000, और जब प्राइस दिन का इख्तिताम हुआ है तो उस वक्त प्राइस थी है 1150, तो इसका मतलब है कि इस दिन प्राइस ऊपर साइड पे गई है ना। जब ये अप साइड पे गई है तो उन्होंने कह दिया ये बुलिश है, कि आज का दिन क्या था, बुलिश था। बुल से निकला है, और बुल बेसिकली, बुल की एक खसूसियत होती है कि वो चीजों को अपसाइड के ऊपर लेके जाता है, उछालता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम रखती है बुलिश। बुलिश सिंपल मींस कि जब प्राइस ऊपर जाती है उसको आप कहते हैं प्राइस बुलिश हो गई, या प्राइस इज गोइंग टू अपसाइड डायरेक्शन सिंपली। अपसाइड का दूसरा नाम बुलिश है ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये होता है बुलिश। तो अब आपके पास चार चीजें आई थी, ओपनिंग, क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद जितना हाई गई है, यानी 1200 तक अगर गई थी मार्केट, 1200 से एंड पे 1150 पे गई, और 1000 से नीचे आई थी 900 पे, यानी डाउन यहाँ तक आई थी। तो चार चीजें आपके पास नजर आ रही, एक है ओपनिंग, क्लोजिंग, और एक है हाईएस्ट प्राइस, और एक है लोएस्ट प्राइस। और दूसरा, एक चीज हमने याद रखी कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग को अगर देखें तो क्लोजिंग क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग। इसका मतलब है कि बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स, या जो भी टाइम था उस टाइम में मार्केट की प्राइस अप साइड पे गई, इसको कह दिया हमने बुलिश। और इस सारे ये जो चीजें यहाँ पे हुई है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में या आसान बेसिकली तरीके से समझाने के लिए एक कैंडल स्टिक बना दी गई, कि जिसके अंदर जो मार्केट की बॉडी होती है वो स्टार्ट होती है ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद जो मार्केट की क्लोजिंग होती है, जो प्राइस जैसे 1150 थी वहां तक बॉडी रहेगी, उसके बाद एक मार्केट जहां तक डाउन आई है वहां पे एक लोअर विक बन जाएगी, और जहां तक अप साइड पे गई है जैसे 1200 तक गई थी, ये ऊपर एक लाइन लग जाएगी बड़ी सी। इन लाइंस का नाम है विक या शैडोज। इसको कहते हैं विक या शैडो। इधर मैंने ये लिखा है कि दीज आर विक्स और शैडोज। लोअर विक हमेशा क्या बताती है, जो भी लो लगा है, और हायर विक क्या बताती है, जो भी हाई लगा है। ये जो ये इस एरिया को कहते हैं ओपनिंग प्राइस, और इसको कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। और अगर तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में क्लोजिंग हायर हो एज कंपेयर टू ओपनिंग, तो इस कैंडलस्टिक का नाम है बुलिश कैंडलस्टिक, क्योंकि ये अप साइड पे प्राइस गई है। तो ये जो प्राइस की मूवमेंट है, इसको इस शक्ल में जाहिर करने का नाम है कैंडलस्टिक, और ये जापानीज लोगों ने सबसे पहले बनाया। तो ये जो रेक्टेंगुलर मिड शेप है ये बॉडी है, ये याद रखिएगा। और ये जो अपर है ये हाइज एंड लोज होते हैं, विक इसको कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस दूसरा तरीका करता है, यानी प्राइस नीचे आ जाती, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई है 1200 से, ओपनिंग के ऊपर ऊपर गई है सबसे पहले 1300 तक, और उसके बाद डाउन साइड पे आना शुरू हो गई है, ये गई है डाउन आते आते 800 तक, और उसके बाद डे एंड होने से पहले ये आ गई मिसाल के तौर पर 900 तक।
क्लोज हुआ है 900 पे और स्टार्ट हुआ था 1200 पे। इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग को देखें तो ओपनिंग क्या थी, ज्यादा थी, और क्लोजिंग कम है, तो इसका मतलब है प्राइस डाउन आई है ना। तो अब जो बियर होता है, बियर का आपको पता होगा, ये भी एक जानवर है सिंपल सा। तो उस बियर क्या करते हैं, अपने हाथों से या पंजों के साथ, जो उसकी फ्रंट लेग्स होती हैं उसके साथ क्या करता है, चीजों को जब हिट करता है तो वो चीजें डाउन साइड के ऊपर गिरती हैं। ये बियर की एक ट्रेट है, समझ लो, उसका तरीका कर ये है। तो इस वजह से फिर हम, जब प्राइस भी नीचे को गिरे, तो हमने इसका नाम रख दिया बेरिश, बियर से बेरिश। ठीक है, बस ये पता नहीं कैसे जो भी उसके जेहन में आए बंदे के नाम, ठीक है, उसने रख दिया है। भालू कहीं ले आया, कहीं से वो बुल ले आया, तो खैर उस वजह से इन्होंने बस इसके नाम रख दिए। ठीक है, तो इसको आप कहते हो बेरिश कैंडलस्टिक। तो ये कैसी बनती है, बेसिकली इसके अंदर भी सेम चीज ही होती है। एक सेकेंड। ये मार्केट की जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वहां तक बॉडी होगी, जो ऊपर गया है वो हाई होगा, और जो लो लगा है वो लो होगा। तो चार पार्ट्स होते हैं। ओपनिंग ऊपर वाली साइड पे होती है, और क्लोजिंग ये एंड पे, क्योंकि प्राइस डाउन आई है। और नीचे वाली विक लो कहलाती है और ऊपर वाली विक हाई कहलाती है। इसको कहते हैं बियरिश कैंडलस्टिक। ठीक है जी। इसकी मैंने ये ग्राफिकल एग्जांपल यहाँ पे बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल। तो ये जी कैंडलस्टिक आपको मैंने समझा दिया। बुलिश ग्रीन कैंडलस्टिक, ओपनिंग, फिर लो जो लगा है, फिर क्लोजिंग, और ये हाई। और ये बेरिश कैंडलस्टिक होती है इसी तरह से, हाई, ओपन, क्लोज और लो। तो अगर प्राइस डाउन आई है, ओपनिंग जहाँ से हुई थी उसके बाद डाउन आई है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेरिश कैंडलस्टिक। और अगर अप साइड पे गई है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक कहलाती है। ठीक है जी। अब हर कैंडलस्टिक को बनने का एक मखसूस टाइम है, कि अगर एक कैंडलस्टिक आपको एक दिन का बता रही है तो उसको हम कहेंगे डेली कैंडलस्टिक, यानी एक दिन का प्राइस एक्शन बता रही है। अगर आपको एक कैंडलस्टिक आपको एक घंटे का प्राइस एक्शन बताएंगे तो आप उसको आवरली कैंडलस्टिक कहोगे। मिसाल के तौर पर मैं MT4 में आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, मुझे MT4 ओपन करने दें। अच्छा जी, इधर आ गए थे। MT4 शेयर हो गया, ओके। किधर गया, कोई एक पेयर ओपन कर लें, जैसे ये है। अब यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, अगर इसको मैं, ठीक है, तो अगर मैं जूम करूँ तो ये आपको ये कैंडलस्टिक सेम नजर आ रही है। अगर ये टाइम फ्रेम्स है यहाँ पे पड़े हुए, अब मैं M1 पे जाता हूँ, इसका मतलब है कि एक मिनट में जो कुछ हो रहा है उसको कैंडलस्टिक एक मिनट में दिखा देगी, सिंपल जस्ट। ठीक है, जैसे अब इस कैंडलस्टिक के ब्रेक क्लोज होने का वेट करते हैं। क्या किया, मार्केट ओपनिंग यहाँ से हुई है। अब ये, इसने ये नीचे ये लो लगाया जिसको हमने लोअर विक का, ये ऊपर यहाँ तक गई है और इस वक्त इधर है। अब एक बाय द एंड ऑफ 1 मिनट देखेंगे किधर है, वो उसकी क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी। ओके, सो सिंपली वही चीज जो हमने बात की थी, कि ओपनिंग ये लो बनाया, ये हाई बनाया, और ये क्लोज बना दिया। तो ये एक कैंडलस्टिक है, इसने 1 मिनट का डेटा हमें बताया कि 1 मिनट में क्या क्या हुआ है। अब इसी तरीके से जिस आप H1 में जाते हैं तो ये 1 घंटे का प्राइस एक्शन हमें बता रही है कैंडलस्टिक। और एम मंथली में जाएंगे तो एक महीने में जो कुछ हुआ है वो आपको एक कैंडलस्टिक बता रही है। अगर मैं जूम करूं प्रीवियस कैंडलस्टिक पे, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ में ये कैंडलस्टिक क्या बता रही है, कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, इस जगह से प्राइस डाउन गई है इस लो तक, के बाद ये अप साइड पे गई है इस हाई तक, और एंड के मंथ के एंड तक पे यहाँ पे जाके क्लोज हुई। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, हाईज एंड लोज सिंपली। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक बात है कैंडलस्टिक क्या होती है, और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बैक टू द स्लाइड्स, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी टाइम फ्रेम्स। सिंपल वही बात जो आपकी आपको बता दी है, कि मंथली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, कि हर कैंडलस्टिक एक महीने के डेटा को बताएगी।
वीकली कैंडलस्टिक एक वीक का डेटा को इसीलिए इस तरह डेली 4 आवर 1 आवर 15 मिनट की कैंडलस्टिक 5 मिनट की 1 मिनट की, ये हर जितने मिनट की कैंडलस्टिक है, जितने जो भी टाइम है उसका मतलब है कि उतनी टाइम के बारे में प्राइस में जो भी चेंजेस आए हैं वो हमें कैंडलस्टिक्स बता दें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रेडिंग स्टाइल्स के ऊपर, कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर तो आप बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी आप ट्रेड ओपन किए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी आप एक दफा ट्रेड ओपन कर लिया, अब आप कहते हैं मैंने अगले 6 माह बाद ही देखूंगा। ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं हमारे पास मंथली या वीकली चार्ट्स, क्योंकि उन्होंने बड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखने और उनकी एक एक ट्रेड चलनी है महीनों तक, 6 माह, एक एक साल, दो दो साल, बाद का 5 5 साल तक उनकी ट्रेड चलती है, जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सिल्वर के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट, तो अब जाके अब आप 1 मिनट 1 का चार्ट तो नहीं ना ओपन करोगे, आप देखोगे कि अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है सिल्वर के अंदर, तो आप उसका जाके मंथली या वीकली चार्ट खोल के देखोगे। ठीक है। तो अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो तब आप फिर अपने एनालिसिस जो भी होता है वो करते हैं मंथली और वीकली चार्ट्स पे। फिर आ जाते हैं सेकंड टीयर, जो के होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब स्विंग ट्रेडर्स की ट्रेड होती है वो एक दिन से ज्यादा की, एक दिन से ट्रेड उनकी ओपन होती है। यूजुअली वो 2 3 दिन 4 दिन बाद का 1 हफ्ता 2 2 हफ्ते इस तरह से ट्रेड्स को लेकर चलते हैं। तो वो ट्रेडर जो ऐसे जिन्होंने एक एक हफ्ता तक 2 2 हफ्तों तक ट्रेड को ओपन रखना होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं चार्ट को डेली और H4 के चार्ट्स पे देखते हैं। कैंडलस्टिक के जो टाइम फ्रेम है ना वो डेली और H4 को यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं जी डे ट्रेडर, जिन्होंने उसी दिन ट्रेड लेनी है और उसी दिन ही क्लोजिंग करनी है। यानी सुबह ट्रेड लिए तो वो कहते हैं अगले 4 5 घंटों के अंदर हमारा फैसला हो जाए, 2 3 घंटों में फैसला हो जाए हमारे पास। तो वो होते हैं डे ट्रेडर्स, उनके लिए 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट होता है। यूजली 1 आवर और 15 मिनट ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी स्कैल्पर्स की, जो कि बस शॉर्टर टर्म 5 10 पिप लिए मार्केट से एग्जिट कर लिया, शॉर्टर टर्म प्रॉफिट, कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड ओपन करते हैं, 10 15 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए ट्रेड ओपन रखी, तो वो होते हैं स्कैल्पर्स। स्मॉलर टर्म तो वो उनके लिए फिर रिकमेंडेड होता है 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो रिकमेंडेशन मेरी होती है हमेशा स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग की तरफ, कि आप इन टाइम फ्रेम्स को लेके चलें, ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल भी ना जाएं और ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम में भी बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग मुश्किल है, ज्यादा नॉइस होती है, और बड़े टाइम फ्रेम में जाने का फायदा कोई नहीं है। तो ये 1 घंटा 15 मिनट H4 और डेली, ये जो 4 टाइम फ्रेम है ना, ये आपके लिए अहम टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे जाके जब स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे सारा कुछ, तो उनमें भी हमारा फोकस इन्हीं ज्यादा 4 टाइम फ्रेम्स के ऊपर होगा। ठीक है जी। तो ये होता है ट्रेडिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग, आपका जो पर्सनल स्टाइल है, आपकी पर्सनैलिटी जैसी आप उसको उस हिसाब से देख लेते हैं। मेरी पर्सनैलिटी यूजुअली यही है, स्विंग एंड डे ट्रेडिंग। ठीक है। ना तो मैं लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हूँ, और स्कैल्पिंग देख कर लेता हूँ कभी कभार, मतलब स्ट्रीम के ऊपर आ गए, वहां पे लोग ट्रेड मांग रहे होते हैं, बाय करने सेल करने, तो स्कैल्पिंग कर ली, 10 20 पिप 30 पिप ले लिए, 50 पिप ले लिए, तो स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। लेकिन आप स्कैल्पिंग की तरफ जरूर आए, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, जब आप ग्रिप हो जाए हायर टाइम फ्रेम पे, अब आप एक दफा बड़े टाइम फ्रेम से पैसे बनाने स्टार्ट कर लिए आपने, आपको ग्रिप होगी अपने मेथड पे, फिर बेशक स्कैल्पिंग पे आ जाए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इन द बिगिनिंग हमेशा से आप जो है ना बड़े टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग को ही सिलेक्ट करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि अगर स्विंग मिल गई तो स्विंग ले ली, डे मिल गई तो डे ले ली, बस। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ये आप समझ लें कि लोड साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, कितनी लोड से ट्रेड करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपने याद रखनी है कि जो अभी मैं आपको बता के हटा था कि ट्रेडिंग में एनालिसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि जब आप ट्रेड ओपन करें बाय एंड सेल, कितनी लोड साइज से ट्रेड ओपन करनी है। तो उसके लिए
हम यूज करते हैं अपना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एसएल के कितने पिप्स हैं बन रहे। ठीक है। फिर आपने देखना है आपका अकाउंट साइज कितना है, और उस अकाउंट के ऊपर आपने 1 से 2% मैक्सिमम रिस्क लेना है। बिगिनिंग के अंदर तो हम रेकमेंड करते हैं कि 0.5% रिस्क से ज्यादा ले ही ना। ठीक है, यानी अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है, तो उसके ऊपर $10 से ज्यादा रिस्क ना ले, 1%। ठीक है, और अगर बिल्कुल स्टार्ट है रियल अकाउंट के ऊपर, तब तो आप $5 से ज्यादा भी रिस्क ना ले। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होता है। आपके रिस्क मैनेजमेंट सिंपल अच्छी है ना, देखें, तो आप अपने कम रिस्क, कम उसके साथ भी, विन रेट के साथ भी पैसे कमा सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर, अगर आपका विन रेट है 60%, यानी 10 में से आपकी 6 ट्रेडें विन होती हैं, 6 विनर्स हैं, और 4 आपकी लॉसेज हो जाती है। अब आपने क्या किया, 1% रिस्क लिया हुआ है एक ट्रेड के ऊपर। ठीक है, और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1 to 2 है। मिनिमम 1 to 2 तो आपको आराम से मार्केट दे देती है, आंखें बंद करके मिल जाता है। इतना रिस्क टू रिवार्ड है आपका। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका 1 to 2 है, यानी आप अगर आपका मिसाल के ऊपर 30 पिप का एसएल है, तो आपका टीपी होगा 60 पिप का। सिंपल सी बात है। तो अगर आपका एसएल लगता है तो कितना परसेंट जाएगा, 1% जाएगा। और अगर आपका टीपी लगता है तो आपको कितने परसेंट मिलेगा मार्केट से, 2% मिलेगा। राइट। तो अगर आपने 10 ट्रेडें ली और हर ट्रेड के ऊपर आपने $10 का रिस्क लिया, ठीक है, अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट था, आपने 1% चला, $10 का रिस्क लिया, और आपकी 10 में से 6 ट्रेडें विन हो गई, तो क्योंकि आपका रिस्क आपका 1% था, रिवार्ड 2 था, तो आपको मिले कितने, $20 एक ट्रेड से। ऐसे ही है। तो आपको 20-20 करके 20 × 6, $120 प्रॉफिट आ गया। और आपके पास 4 लूजर्स थे, लेकिन वो 1% रिस्क के साथ थे, तो 10 × 4 कितना हुआ, $40। 40 नेगेटिव है, 120 पॉजिटिव है, आप नेट में $80 प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। समझ रहे हैं। अब अगर आपका 50-50 भी चल रहा है, यानी आपने 5 विन किए, 5 लूज किए, तो आपने बनाया कितना, $100 बनाए, और लूज कितने किए, 5 में $50। तो फिर भी आपने क्या किया, $50 एंड पे बनाए ही इस मार्केट से। ठीक है, यानी 50%, अगर आप सिंपल सपोर्ट, कुछ आपको नहीं आता, आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं, तो 50% तो आप आसानी से मिल जाएगा ना। और अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी है, यानी आपने 1% ही रिस्क लिया, ज्यादा ओवर रिस्किंग नहीं की किसी ट्रेड पे, और आपने 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड के साथ चला, तो आधी अगर खराब भी होगी, लॉसेज हो गए, और आधे विन हो गए, आपने फिर भी प्रॉफिट बनाया। और इवन अगर आपने 4 जीती और मतलब विनर आपके हुए, 6 लूजर्स हुए, फिर भी आपने प्रॉफिट बनाया $20। ठीक है, अब कोई भी मेथड है, वो 10 में से 5 तो आपको विनर्स करवा ही देगा ना, कोई भी मेथड है। स्ट्रक्चर की तो खैर बड़ी एक्यूरेसी है ना जो हम सीखेंगे, इसकी तो खैर 70% से भी ज्यादा एक्यूरेसी होती है, 70-80% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है ना, तो आप 10 में से 4 भी अपने, आपकी बेसिकली ठीक हुई, और 6 में लॉस किया, फिर भी आपने पैसे बनाए हैं इस मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि विन रेट नहीं डिपेंड करता इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए, डिपेंड क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट या आपकी ओवरऑल ट्रेड मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में एक तो चीज आ गई, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसको आपने 1 to 2 से नीचे नहीं लेके जाना। अगर आपका 30 पिप का एसएल है, तो 60 पिप टीपी बन रहा है तो ट्रेड लें, अगर 60 पिप से कम आ रहे हैं तो, अगर, तो फिर ना ही लें। अगर आपका मिसाल के तौर पर 30 पिप का टीपी है और 30 पिप का ही एसएल बन रहा है, तो आप ट्रेड को छोड़े, रिस्क ले ही ना। क्योंकि रिस्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप अगर आप बिजनेस में आप में से कोई इन्वॉल्व है, तो आपको पता है कि हमेशा हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हमें कितने परसेंट मिलेगा अगर हम कितना परसेंट जो है रिस्क ले रहे हैं। तो कम से कम दुगना तो मिले ना अगर हम रिस्क ले रहे हैं। तो 1 to 2 के साथ चलें, सिंपल। ठीक है, ज्यादा भी, बहुत ज्यादा 1 to 5 भी मिल जाती है, 1 to 10 भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल बुनियादी, अगर आप, ये कुछ असूल हैं ये वाले, कि 1% रिस्क के साथ चलें, और 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड के साथ चलें, बस।
और अगर आप 10 में से 4 भी सही हैं और 6 लॉसेज हैं, आपने पैसे बनाए हैं, आपके जाएंगे नहीं मार्केट में पैसे। और अगर आपका ग्रिप होती गई अपने मेथड पे जो हम सीखने जा रहे हैं, 10 में से 6 जी आपने विन कर ली, 7 विन कर ली, तो आप समझ लें कि आप टॉप दुनिया के 1% ट्रेडर्स में से आ जाएंगे। विन रेट 60% से ऊपर बड़े बड़े हेज फंड्स का भी नहीं होता। ठीक है, ये रियलिटी ऑफ मार्केट। आप कभी चेक तो करें ना, किसी हेज फंड के जाएं, किसी के भी इंटरनेट पे सर्च करें, उनकी ईयरली रिपोर्ट चेक करें, तो आपको नजर आएगा चीजें। और वो यही होता है उनका, महीने का 2 से 3 4% बना लिया। ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 2 3 4%। 2 3% बहुत होता है उनका। ये बड़े जो दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप छक्के मारने आए हैं या तो आर या पार वाली गेम करनी, वो अलग बात है। वो गैम्बलिंग है ना, वो ट्रेडिंग नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग एज अ कैरियर, कि आप इसको अपना पेशा बना के सारी जिंदगी इसमें से लाइफ टाइम कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब दूसरा आ जाता है कि अपनी लोड साइज फिर कैसे सिलेक्ट करें। 1% रिस्क तो समझ आ गया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितनी लोड होनी चाहिए? तो वो सिंपली एक कैलकुलेटर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो आपने देखने का आपका एसएल कितना बनना है। जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं, आपका कोई ट्रेड थी बनने, मिसाल के तौर पर ये ट्रेड है, आप कहते हैं कि इस ट्रेड का मेरा मेथड कह रहा है इधर से बाय करो। ये नीचे एसएल बनता है कितने पिप का? 15 पिप का एसएल बनता है। और टीपी 30 पिप का बनता है। तो 15 पिप का एसएल बन रहा है, एसएल के पिप कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले, और पेयर देखना है। फिर हम चले जाएंगे, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ओके, इधर आ जाए। ठीक है, ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ये माई एफएक्स बुक का ही वो है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर। आपने इस लिंक पे जाना है, सिंपल हमेशा अपना पेयर सिलेक्ट करें, जैसे हमारा था एयूडी यूएसडी। वो किया, अब अपना अकाउंट साइज डालें। कितना है? मिसाल के तौर पर आपका है $5000 का अकाउंट, सिंपल मिसाल के तौर पर। आपने कितने परसेंट रिस्क लेना है बताया आपको मैंने, मैक्सिमम 1%। 1% लिखें, और पिप कितने बन रहे थे? 15 पिप। जितने भी आपके हर सेटअप के अलग पिप होंगे ना, जो भी एसएल बन रहा है, तो आप उतने पिप लिखें और इधर कैलकुलेट करें कितने लोट वो कह रहा है, 0.33। तो अब हमने जब ट्रेड लगानी है वहां पे जाके, MT4 में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे जाके अगर ट्रेड लगानी है, तो लोड साइज यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 0.33 बाय करना है। ठीक है, अगर ये लग जाए अब, ओके ये लग गई। और इसका एसएल कितना हमने कहा बन रहा था मिसाल के ऊपर? 15 पिप। तो वो आपने लगा दिया इधर, 15 पिप के ऊपर। ठीक है, और टीपी खींच के लगा दिया आपने 30 पिप के ऊपर। अब अगर ये लॉस हुआ हमारे पास, तो $50 का होगा। विन हुआ तो $100 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने हमारे पास 1% रिस्क के साथ आपने चलना होता है। और ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर से आप सिंपल पेयर पे जाएं, जो भी आपका पेयर है। ठीक है, अपना अकाउंट साइज डाल लें। 5000 का अकाउंट है तो इसका 1% कितना बनता है? $50। अगर $1000 का अकाउंट है, ठीक है, सेम आपके एस एल और पिप्स हैं, कैलकुलेट करें। अब ये कह रहा है अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप 0.07 की लोड लगाएं। अगर आपका $500 का अकाउंट है, अब कैलकुलेट करें तो अब आपने इतनी लोड साइज लगानी, 0.33। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जितना भी आपका अकाउंट साइज है इधर लिखें, और उतना आप कर लें। ठीक है जी, हाँ जी, वही ये लोड बता रहा है ना कितनी लोड है। ये देखें, ये एक ही लोड, मल्टीपल लोड है नहीं। एक ही लोड जो आएगी है वो बस उतने की एक एक्टिव कर ले, तो ये आपका कैलकुलेटर होता है। तो ठीक है जी, बैक टू द स्लाइड्स। तो रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ जानी चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट होती है रिस्क मैनेजमेंट। और कैसे आपकी रिस्क मैनेजमेंट आप ठीक हो तो आप 50-50 विन रेट भी अगर आपका है तो आप लाइफ टाइम इसमें से
ट्रेडिंग में से पैसे कमा सकते हैं लाइफ टाइम। 50-50 भी अगर आपकी विन रेट है, इवन 40 भी है और 60 भी है, यानी 10 में से 4 आपके विनर्स हैं और 6 लूजर्स हैं, और 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड है आपकी, और 1% रिस्क के साथ आप चल रहे हैं एज अ बिगिनिंग। जब थोड़े एडवांस हो जाए बेशक 2% कर लें बाद में, कुछ साल 6 माह बाद, लेकिन स्टार्ट में इसको 1% से नहीं बढ़ाना आपने। ठीक है जी। तो ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह से आपने अपने एसएल को देखना है कितने पिप का बन रहा है, उसको डालना है, अपना अकाउंट साइज डालना है, रिस्क डालना है कितने परसेंट है, लोड साइज कैलकुलेट करें, उतने लोड की ट्रेड लें, फिर अपना एसएल और टीपी सेट करें। ठीक है जी। तो ये था जी हमारी आज की क्लास, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ एनालिसिस, हर एनालिसिस की बुनियादी बातें सीखी, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है वो सीखा, फिर हमने देखा कैंडलस्टिक्स के बारे में, बुलिश बेरिश टाइम फ्रेम्स के बारे में, और फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा। तो आपके इस टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे टाइप कर दें, मैं आपको देख रहा हूँ। हेज फंड, हेज फंड बेसिकली एक ट्रेडिंग फर्म होती है बड़ी, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपना पैसा डालते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके पास फंड्स होते हैं, वो भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ऐसे बाई सेल। ठीक है जी, समझ आ गया सारों को? कैसा था आज का सेशन? समझ समझ आई है बातों की आपको, जो बातें मैं बस समझाना चाह रहा था? नॉट रिकमेंडेड बिल्कुल भी। जी जी, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। यानी क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। चलें जी। ठीक है। फिर ये हमारा आज का सेशन था, इसको आपको मैं अपलोड करके कुछ देर में। आयुष, इसको आपने देखें, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस हमने पढ़ा है ना, ये बाय सेल करने के लिए नहीं पढ़ा हमने, कि बस इधर से देखो 80% अगर सेल करें तो जाके बाय कर दो, नहीं। हमने इसको जस्ट एज अ एक्स्ट्रा टूल यूज करना है। ठीक है। हम बाय सेल जो करेंगे वो हम अभी सीखेंगे ना, जाके बाय कब करना है, सेल कब करना है, सारा कुछ वो हमारा एक प्रॉपर मेथड है। अब उस मेथड के अंदर एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन डालने के लिए आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका मेथड मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि आपका मेथड यहाँ पे आपको बाय बता रहा है और आप उधर जाके देखते हो सारे लोग सेल कर रहे हैं, आपको एक एक्स्ट्रा ठीक है जी। तो बाकी अब आपको मैं अ, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, और लिंक्स भी सारे शेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट सेशन हमारा फ्राइडे को है, सेम टाइम। तो तब मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।